हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बच्चों, आपका जो सेशन है ये वाला, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लेता हूँ। CHSL के लिए पूरा क्वांट मैं आपको लूँगा, है ना, पूरा क्वांट मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। जिसमें परसेंटेज आपका टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज का एक एक टाइप कराने का मैं प्रयास करूंगा आपके सामने। तो बच्चों, आज आपकी क्लास 4th है परसेंटेज की, ठीक है बच्चों। तो एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चों, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे आपको पता है कौन सा क्लास है बच्चों, ये परसेंटेज क्लास 4 है बच्चों ये, ठीक है। परसेंटेज क्लास 4 है बच्चों ये। देखिए बच्चों, आपको एक पता है, एक आपका बैच आ रहा है 13 मई से है, ठीक है। शाम टाइमिंग है 4 से 7, ठीक है। टारगेट यूपी PSC 2020, प्रीलिम्स पेपर 1 और पेपर 2। आपकी सारी फैकल्टी, आप सब फैकल्टी को जानते हो। इन फैकल्टी के थ्रू एक बैच हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। 13 मई से स्टार्ट है। इस बैच के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और कौन सा कोड लगाएंगे, बैच अगर आप इंटरेस्टेड हो और परचेज करना तो U195 कोड लगा दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसमें आपको मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। U195, ठीक है प्यारे बच्चों। आप जानते हो सुपर मंथ एंड सुपर सेल चल रहा है, ठीक है। कुछ भी आपको परचेस करना है, महापैक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, ये कुछ भी आपको परचेस करना है तो आप अपना कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। U195 कोड लगाएंगे, फैकल्टी कोड होता है बच्चों। इसमें आपको 32% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 5% एक्स्ट्रा अगर आप ऐप के थ्रू करते हो तो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट adda247.com पर जाकर विजिट कर सकते हो। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बच्चे, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। आज आपकी क्लास 4th है, ठीक है बच्चे। और डेली क्लास होती है 2 बजे, दोपहर में 2 बजे, ठीक है बच्चे। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट को समझना बेसिकली आपको, कंसेप्ट को बिल्कुल जितना पक्का करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ क्लास 60% स्टूडेंट पास इन हिंदी, 60% बच्चे हिंदी में पास हुए। 45% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 25% स्टूडेंट पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भैया 60% लड़के जो बच्चे जो हैं हिंदी में पास हुए हैं और 45% बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं और 25% बच्चे दोनों में पास हुए हैं। देखो हिंदी में भी एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 25% छात्र दोनों में पास हुए, ठीक है बच्चे। लेकिन बच्चे देखिए, आपका क्वेश्चन पास का दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो डाटा है वो पास का दिया हुआ है ना। लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो फेल के पूछ रहा है। देखो क्या पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हुज फेल ओनली हिंदी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हुज फेल ओनली इंग्लिश। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हुज फेल बोथ द सब्जेक्ट। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों विषयों में मिलाकर फेल हुए हैं। तो आप ये देखो क्वेश्चन की खूबसूरती देखो कि क्वेश्चन का डाटा आपका पास का दिया हुआ है और प्रश्न आपसे फेल के पूछे गए हैं। उल्टा ऐसी कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, फेल का डाटा देगा, प्रश्न आपको पास के पूछे जाएंगे, अपोजिट प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर डाटा पास का है तो क्वेश्चन फेल के पूछे जाएंगे, अगर डाटा पास फेल का है तो क्वेश्चन पास के पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। सबसे पहला आप ये देखिए आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं। सबसे पास आप ये देखिए आपके पास सब्जेक्ट कितने। सब्जेक्ट आपके पास हिंदी और इंग्लिश है, तो 2 सब्जेक्ट है तो आप ऐसे 2 सर्कल बनाओगे आप, ठीक है। मैंने मान लिया ये हिंदी का डाटा है और ये इंग्लिश का डाटा है। बच्चे अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करूँगा, पहले चीज़ों को समझो, जिसमें मैं ब्लैक बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई मैं वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू कोई पुट करूँगा तो ये वाली वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, ये वाली वैल्यू ओनली हिंदी। इसमें इंग्लिश का कोई भी सर्कल टच नहीं कर रहा है। ये डाटा क्या शो कर रहा है, ओनली हिंदी, है ना, ओनली हिंदी। अच्छा, जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये वाला, ये डाटा, ये वाली जो जगह है, ये क्या, ये जगह ये किसके कब्जे में जगह है, ये वाली जगह, ये जो जगह है किसके कब्जे में है बताइए, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, है ना बेटा, ओनली इंग्लिश। और ये जो कॉमन पार्ट है, ये दोनों की मिला के जगह, एक कॉमन पार्ट जो है, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ये क्या है, बोथ। बोथ का मतलब कॉमन, बोथ का मतलब कॉमन, बोथ का मतलब कॉमन। तो बच्चे आपका जो पहला स्टेप होगा ना,
पहला स्टेप होगा आप कॉमन वाली वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले आपका पहला स्टेप होगा आप कॉमन वाली वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप कॉमन वाली वैल्यू को क्या करेंगे बच्चे, पुट करेंगे। आपको मैं खुद बनाना सीख जाओगे, कैसे उल्टे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, आप खुद बनाना सीख जाओगे। पहले जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले कंसेप्ट पे एक बार ध्यान दे लो बच्चों। तो आप इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, जो कॉमन पार्ट है ना, कॉमन, पहले ओ वाली वैल्यू को पुट करना होता है, जिससे कि क्वेश्चन आपका कभी भी गलत ना हो। अभी तो इसमें टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी आएंगे, उल्टे सीधे क्वेश्चन। एग्जामिनर जो है आपके कंसेप्ट को चेक करने का प्रयास करेगा। तो मैं आपको कंसेप्ट को मजबूत करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कॉमन पार्ट है पहले उसको पुट करना है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले कॉमन पार्ट को आपको पुट करना है, ठीक है बच्चे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला पार्ट ओनली हिंदी का कब्जा है, ये वाले में ओनली इंग्लिश है और ये कॉमन है, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक सर्कल मैंने ये बनाया और एक सर्कल मैंने ये बनाया, ये मैंने हिंदी का दे दिया और ये मैंने इंग्लिश का दे दिया। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो है आप डाटा किसका बनाओगे, कॉमन का पुट करोगे। तो 25% बच्चे दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए, पास। तो 25% बीच में आ जाएगा और ये बच्चे पास हुए तो ये फिगर किसका बनेगा बेटा, पास का बनेगा, पास का, पास का, ठीक है। 25% बीच में आ गए, कॉमन पार्ट है। अब क्वेश्चन शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 60% बच्चे हिंदी में पास हुए हैं। बेटा देखो ये पूरा जो सर्कल है ना हिंदी का, पूरा सर्कल ये 60% है, ये 60% है। अगर यहाँ पे बोला ओनली हिंदी बोल देता, केवल हिंदी में पास हुए हैं, तो 60% आप इधर लिख देते। तो ये पूरा सर्कल 60% का दिया हुआ है, जिसमें 25% ऑलरेडी आप लिख चुके हो। तो कितना लिखना बाकी है, 35%। समझ में आ गया बेटा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि केवल हिंदी में पास वाले बच्चे बताइए, केवल हिंदी में पास वाले बच्चे बताइए, तो आप आंसर दोगे 35%। टोटल हिंदी में पास वाले बच्चे बताइए तो आंसर क्या दोगे आप, 60%। इसी प्रकार इंग्लिश का देखो, 45% बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं। तो पूरा ये जो सर्कल है ना, ये पूरा जो सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा जो सर्कल है, जो मैं रेड से आपको हाईलाइट सा कर रहा हूँ, ये जो पूरा सर्कल है ये पूरा इंग्लिश का 45% का है। 25% ऑलरेडी लिख चुके हो, कितना लिखना बाकी है, 20%। कितना लिखना बाकी है बच्चों, 20%। तो अगर कोई आपसे पूछता है ना कि ओनली हिंदी में बताइए, ओनली हिंदी में पास वाले बच्चे बताइए, 35%। ओनली इंग्लिश में पास वाले बच्चे बताइए तो 20%। टोटल इंग्लिश में बताइए, टोटल इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 25 + 20 45% टोटल इंग्लिश में। टोटल हिंदी में कितने हो जाएंगे बेटा, 35 + 20 60%। तो आपको ये फिगर मैं चाहता हूँ, ये फिगर आपको समझ में आ गई होगी, ये मुझे उम्मीद है। अब देखो फिगर आपका पास का बना हुआ है, ये पूरा फिगर पास का बना हुआ है, लेकिन क्वेश्चन फेल के पूछे जा रहे हैं। तो अब आप ये सीखो कि पास के फिगर से, बच्चों मेरी बात समझना, पास वाले फिगर से फेल वाले का डाटा कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हुज फेल ओनली हिंदी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। अब बेटा समझना बेटा, फेल किस में पूछ रहा है, फेल ओनली हिंदी, फेल ओनली हिंदी पूछ रहा है आपसे। तो बेटा बताइए ये बराबर किसके होंगे, ये बस एक चीज समझ लो, अपोजिट लेके चलो। फेल का अपोजिट कितना होता है, पास। ये बराबर किसके होंगे पता, पास ओनली हिंदी के अपोजिट कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, इंग्लिश। फेल ओनली हिंदी वाले बच्चे किसके बराबर होंगे, पास ओनली इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। अभी बताओ केवल इंग्लिश में पास वाले बच्चे कितने थे, 20%। 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास है। 20% बच्चे ऐसे हैं बच्चे, ये 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल किस में पास है, ओनली पास इंग्लिश। इन्होंने केवल इंग्लिश विषय पास किया है। तो ये 20% बच्चे ऐसे होंगे जो केवल किस में फेल होंगे, ओनली फेल हिंदी। बोलो समझ में आ गया बच्चे, प्रैक्टिकली समझो। अगर आपकी क्लास में 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, पेपर इन दोनों ने दोनों पेपर दिए हैं, तो 20% बच्चे केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, तो वो 20% बच्चे केवल फेल किस में होंगे, हिंदी में फेल होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चे, 20%। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए 35% बच्चे किस में पास हुए हैं, ये पास हुए हैं पास ओनली हिंदी। 35% बच्चे केवल हिंदी में पास हैं। तो ये बच्चे 35% केवल हिंदी में पास है, तो ये बच्चे फेल कैसे किस में होंगे, ये मेरे जैसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल होते थे, इंग्लिश में फेल है, ठीक है बच्चे। ये 35% बच्चे जो हैं ये केवल इंग्लिश में क्या होंगे, फेल होंगे। अपोजिट लेके चलना है आपको, तो ये 35% इसका आंसर आ गया।
समझ में आ गया। फेल ओनली इंग्लिश, ये बराबर किसके होंगे, पास ओनली हिंदी। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या, ये तो आप जानते हो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल बोथ द सब्जेक्ट। तो बेटा दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे बताइए। तो देखो बेटा इन सभी को जोड़ लीजिए, इन सभी फिगर को जोड़ लीजिए जो आपके फिगर में है। तो टोटल पास बच्चे कितने आ जाएंगे, टोटल पास 80%। टोटल पास बच्चे कितने आ जाएंगे, 80%। 80% बच्चे टोटल पास हैं, चाहे एक में पास है चाहे दोनों में पास हैं। तो टोटल फेल कितने होंगे, टोटल फेल कितने होंगे, 100% में से 80% माइनस कर दीजिए। टोटल फेल कितने होंगे, 20%। तो 20% जो टोटल फेल हो रहे हैं वही तो दोनों विषयों में फेल हो रहे होंगे, बोथ दी सब्जेक्ट। तो दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं बेटे, 20%। समझ में आ गया, 20%। तो पहले का आंसर 20%, दूसरे का आंसर 35% और तीसरे का आंसर 20%। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वैसे आपको अधिकतर क्वेश्चन नंबर सी पूछता है और आपने क्वेश्चन नंबर सी ही देखा होगा क्योंकि आप रटते हो चीज़ों को। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर एक एग्जामिनर ने पूछ लिया या बी पूछ लिया तो फंस जाओगे आप। तो आपको सब पूरा का नॉलेज होना चाहिए बच्चे। समझ में आ गया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। बस मुझे बता दो 20% बच्चे किस में पास हैं, 20% बच्चे किस में पास हैं, ओनली पास इन इंग्लिश। तो 20% बच्चे अगर केवल इंग्लिश में पास हैं तो ये 20% बच्चे फेल किस में होंगे, फेल ओनली हिंदी। तो ये फेल ओनली हिंदी पूछा था तो 20% आंसर। बस ये बता दो आप मुझे, ये 35% बच्चे किस में पास हैं, केवल पास ओनली हिंदी, पास ओनली हिंदी, पास ओनली हिंदी, पास ओनली हिंदी। तो ये फेल किस में होंगे, फेल ओनली इंग्लिश में। तो 35% बच्चे किस में फेल हैं, 35% केवल इंग्लिश में फेल हैं। और टोटल पूछा जा रहा है दोनों में फेल। तो सारी फिगर को जोड़ लो, जो सारी डाटा को जोड़ लीजिए, सारी वैल्यू को जोड़ लीजिए जो आपके फिगर में दी हुई है। 35 + 25 + 20 80%। 100 में घटा देना 20% आपका आंसर, जो दोनों विषयों में बच्चे क्या है, फेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, डाटा को नोट कर लीजिए। फिगर बनाते समय पहला आपका स्टेप क्या होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब आप फिगर बनाओगे तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, कॉमन वाली जो वैल्यू है पहले उसको पुट करना है। कॉमन वाली वैल्यू को सबसे पहले पुट करना है। समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखो, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। पहले देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन कौन से दे रखे हैं, इंग्लिश और मैथ। सबसे पहले 2 सर्कल बनाएंगे। ये वाला दे दिया मैंने इंग्लिश को और ये वाला दे दिया मैंने मैथ को। सबसे पहले आप कॉमन का डाटा पुट करेंगे। कॉमन में क्या बोला, 10% स्टूडेंट्स फेल बोथ दी सब्जेक्ट। फेल का डाटा दिया कॉमन में, 10% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो 10% कॉमन है, 10% बीच में लिख दिया मैंने, 10% मैंने बीच में लिख दिया। लेकिन ये फेल है ना, तो ये फिगर किसका बनेगा बेटा, फेल का। तो कॉमन वाली वैल्यू डिसाइड करती है कि फिगर फेल का बनेगा या पास का बनेगा। इस वाले क्वेश्चन में 10% बच्चे दोनों में फेल थे, तो फिगर किसका बना बेटा, फेल का बना। समझ में आया, ये बेसिक कंसेप्ट है जिनको आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चीज़ों को रटते हैं बच्चे, रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। तो 10% बच्चे दोनों में फेल हैं, तो ये फिगर किसका बनेगा बेटा, फेल का बनेगा। अब ये बताओ, जब ये फिगर फेल का बना है तो सारा डाटा फेल का आना चाहिए, सारा डाटा फेल का आना चाहिए। अब देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, 70% बच्चे इंग्लिश में, 70% बच्चे टोटल इंग्लिश में पास है, लेकिन आपका फिगर तो फेल का बनना है, तो आपका सारा डाटा फेल का आना चाहिए इसके अंदर, है ना। अच्छा बताओ बेटा, अगर 70% बच्चे टोटल इंग्लिश में पास हैं, कोई भी वैल्यू 100% होती है। अगर 70% बच्चे टोटल इंग्लिश में पास हैं तो 30% बच्चे टोटल इंग्लिश में फेल होंगे, नहीं होंगे। तो ये डाटा फेल का बन रहा है। तो इंग्लिश का ये सर्कल है ना, इंग्लिश का सर्कल जो है ना, ये पूरा ये कितने परसेंट का होगा, 30% का। 30% कैसे आया बेटा, दिखा देता हूँ। 100 - 70 है ना। अच्छा आगे पढ़ो,
80% बच्चे टोटल मैथ में पास हैं, 80% स्टूडेंट्स पास्ट इन मैथ्स, ये पास्ट है बेटा, पास्ट इन मैथ्स। तो बेटा अगर टोटल 80% बच्चे अगर मैथ में पास हैं तो टोटल 20% बच्चे मैथ में फेल होंगे नहीं होंगे? मैथ में फेल होंगे नहीं होंगे टोटल 20% बच्चे? 20% बच्चे टोटल मैथ में फेल होंगे नहीं होंगे बेटा? हम फेल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपका जो फिगर है वो फेल का बना हुआ है। समझ में आ गया? तो एक चीज़ बताओ, देख लो आप, टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 30%। तो यहाँ पे कितना बचा? 20% बचा नहीं बचा? टोटल मैथ में फेल होने वाले कितने बचे? 20%। तो यहाँ पे 10% बचा नहीं बचा? बचा नहीं बचा? फिगर फेल का बन रहा है आपका। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे बताइए, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे बताइए, तो आप आंसर कितना देंगे? 20%। ओनली मैथ में फेल होने वाले बच्चे बताइए, तो आंसर दोगे आप 10%। टोटल मैथ में फेल होने वाले बच्चे बताइए, तो आप आंसर दोगे 20%। टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे बताइए, तो आंसर दोगे आप 30%, ये वाला 30%। दोनों में फेल बताइए तो आंसर दोगे 10%। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फेल के तो आंसर देंगे, लेकिन प्रश्न आपके सारे के सारे पास के पूछे गए हैं। सारे के सारे आपके जो प्रश्न है वो पास के पूछे गए, पास के। तो देखो मैंने आपसे क्या कही, अगर आपका फिगर फेल का बन रहा है तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पास के पूछे जाएंगे। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत, अभी सीखे थे हम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास ओनली मैथ्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ में पास हुए हैं? तो बेटा एक चीज़ बताइए, केवल मैथ में पास हुए हैं तो 80% मत दे देना, 80% टोटल पास हुए हैं बच्चे, केवल मैथ में पास हुए हैं। तो एक चीज़ बताइए, ये जो 20% बच्चे हैं, ये जो 20% बच्चे ये किस में फेल हैं? ये फेल किस में है? फेल ओनली इंग्लिश। तो 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। पेपर तो इन्होंने इंग्लिश का भी दिया है, मैथ का भी दिया है। तो 20% बच्चे केवल ओनली इंग्लिश में फेल हैं। तो ये 20% बच्चे पास किस में होंगे? पास ओनली मैथ्स। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? तो 20% आ गया पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। समझ में आ गया? आगे देखो, ये बताइए भाई, ये 10% बच्चे किस में फेल हैं? इनकी गलत कमजोर है, फेल ओनली मैथ्स। पेपर तो इन्होंने दोनों पेपर दिए, इंग्लिश का भी दिया, मैथ का भी दिया है। अगर 10% बच्चे केवल ही मैथ में फेल हैं, 10% बच्चे केवल मैथ में फेल हैं, तो ये 10% बच्चे पास किस में होंगे? पास ओनली इंग्लिश। तो ये पूछा जा रहा था, ऐसे बच्चे बताइए जो केवल इंग्लिश में पास है। तो इसका आंसर हो गया 10%। समझ में आ गया बच्चे? अब थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास बोथ दी सब्जेक्ट। दोनों में पास होने वाले बच्चे बताइए। तो इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या सीखे थे कि जो भी आपके फिगर में वैल्यूज है सबको ऐड कर लो। तो टोटल फेल वाले बच्चे कितने आ जाएंगे? टोटल फेल 40% है ना। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे? टोटल पास 100% में से 40% माइनस कर देंगे, कितना? 60% बच्चे। तो 60% पास बच्चे किस में होंगे? बोथ दी सब्जेक्ट। मैं उम्मीद करूंगा तो आपको आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। 60% समझ में आ गया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हुआ। कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपको ये वाले पैटर्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और एक आध दिन के बाद बच्चों डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ, एक ही दिन के बाद लाइव क्लास लेना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने बोला ना आपको गांव में नेट का प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को मैंने निदान किया है ना। मैं पूरी कोशिश में लगाऊँ कि लाइव क्लास तो ये रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्ड करके आपका वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप जब तक रिकॉर्ड पढ़ाओ, देखो रिकॉर्ड में भी मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक दो दिन के बाद मैं लाइव आना शुरू करूँगा, फिर देखना और मज़ा आएगा। कोई आपके क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूँगा। अभी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप बने रहिएगा, प्यार देते रहिए वीडियो को। आप देखिए बच्चे, आपके लिए 40 मिनट्स की वीडियो होगी, लेकिन मेरे लिए 2 घंटे से ऊपर की वीडियो। इसको बहुत समय लगता है बच्चों, क्वेश्चन का डिजाइन बनाने में, क्वेश्चन को टाइप करने में, सोचने में कि बच्चों को कैसे क्वेश्चन दिए जाएँ जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 28 पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए इसको जल्दी फटाफट।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए। सबसे पहले, इन अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट 70% स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश। 70% बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। 65% कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी। 65% बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। 27% कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। 27% बच्चे दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, है ना। 70% बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं। 65% छात्र हिंदी भाषा बोल सकते हैं। 70% छात्र दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते। अब देखो बेटा, जो कॉमन पार्ट है पहले उसको पुट करेंगे। देखो, ये वाला डाटा मैंने मान लिया आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश भाषा का है, और ये वाला डाटा मैंने मान लिया हिंदी भाषा का है। 27% बच्चे दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते, तो ये बीच में आएगा आपका 27%, है ना। लेकिन ये कौन सा डाटा है, इस नहीं बोलने वालों का। तो जो डाटा बनेगा वो किसका बनेगा, स्पीक नॉट, नहीं बोलने वालों का फिगर बनेगा आपका। समझ में आया। 70% बच्चे दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते, नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो जो डाटा बनेगा वो बोलने वालों का नहीं बनेगा, बोलने नहीं वालों का बनेगा। जो बोल नहीं सकते उनका डाटा बनेगा बच्चे, ठीक है, उनका फिगर बनेगा। तो डाटा किसका बनेगा, स्पीक नॉट। थोड़ा सा मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है। अब देखो बच्चे, अब देखो, जो जब डाटा स्पीक नॉट स्पीक का बन रहा है, जब डाटा नॉट स्पीक का बन रहा है बच्चे, जब डाटा जो है, जो फिगर नॉट स्पीक का बन रहा है, तो सारी फिगर जो आएंगी नॉट स्पीक की आएंगी। फिगर किसका बन रहा है, नॉट स्पीक, ठीक है। अब देखो, समझना बेटा, 70% बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो बेटा जब 70% बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने परसेंट बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल सकते, 30%। तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला बता रहा हूँ। टोटल इंग्लिश नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं बेटा, 30%। तो यहाँ कितने बचे, 3%। तो केवल 3% ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। आगे देखो, आगे देखो बेटा, 65% बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। तो बेटा अगर 65% बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, तो कितने परसेंट बच्चे बचे जो हिंदी नहीं बोल सकते, टोटल 35%। तो यहाँ कितना बचा बेटा, 8%, 8%, 8%। समझ में आया। 8% बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी नहीं बोल सकते। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 24 छात्र केवल हिंदी भाषा बोल सकते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, 24 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। बेटा एक चीज बताओ बच्चे, मुझे एक चीज का जवाब दो। ये जो 3% बच्चे हैं ये क्या कर सकते हैं, ये केवल अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ओनली नॉट स्पीक इंग्लिश। ये मेरे जैसे हैं बच्चों, ये बिल्कुल हिंदी भाषी बच्चे हैं। 3% बच्चे जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो भैया भाषा दो चल रही हैं, तो ये 3% बच्चे अगर अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो ये 3% बच्चे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओनली स्पीक हिंदी बोलेंगे, ओनली स्पीक हिंदी। तो भैया ये 3% बच्चे क्या बोलेंगे बेटा, ओनली स्पीक हिंदी बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ओनली स्पीक हिंदी बोलेंगे बच्चों ये। तो केवल हिंदी वाले बच्चे बोलने वाले कितने बेटा, 3%। और यहाँ पे केवल हिंदी वाले बच्चे कितने, 24। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, 3% की वैल्यू 24 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। बोलो हाँ या ना। और आपसे पूछ रहा है टोटल बच्चे तो 100% होते हैं, तो 100% बच्चे किसके बराबर होंगे, जब 3% बच्चे 24 स्टूडेंट के बराबर, तो 1% 8 स्टूडेंट के बराबर होंगे, 100% 800 स्टूडेंट के बराबर। समझ में आया। तो कितने बच्चे हो गए बेटा, इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर कितना, 800 स्टूडेंट्स। कितने अच्छे तरह कंसेप्ट को मैंने आपको क्लियर करा। आज के बाद कभी भी इसमें घुमाता है एग्जामिनर, आपका कंसेप्ट चेक करता है, तो कभी भी आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप।
नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि वह अपनी आय में 20% की वृद्धि करता हो और व्यय में 10% की वृद्धि करता, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? ठीक है बच्चों, देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि इनकम को 100 रुपये मानेंगे, माना इनकम 100 रुपये, 75% खर्च करता है, ऐसे करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, एक नया पैटर्न सिखाता हूँ। मैं 100 रुपये इनकम मान के 100 रुपये से नहीं करूँगा, आप देखना मैं कैसे करूँगा। एक चीज़ बताइए, 75% अपनी आय का खर्च करता है, 75% का मतलब कितना हुआ? 3/4। अगर उसकी आय 4 रुपये है, अगर उसकी आय 4 रुपये है तो उसका व्यय कितना होगा? व्यय 3 रुपये होगा, नहीं होगा? तो मैं कह सकता हूँ 4 रुपये में से 3 रुपये वो खर्च कर देता है, तो कितना बचाता? बचत कितनी होगी उसकी? बचत 1। बचत कितनी होगी उसकी? 1। तो देखो मैं क्या करूँगा बच्चे, मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा आय, यहाँ लिखूँगा खर्चा और यहाँ लिखूँगा बचत। देखना बेटा, ये 4 को मैं मान लिया 400 और ये 3 को मान लिया मैंने 300। तो मैंने मान लिया उसकी इनकम, देखो रेशो, देखो मैं बताऊं, आय और व्यय का रेशो 4:3 है। तो 4:3 को मैंने 2 जीरो यहाँ बढ़ा ली, 2 जीरो यहाँ बढ़ा ली, कोई फर्क पड़ेगा रेशो में? अगर आपका रेशो 4:3 लिखा हुआ है कहीं और मैं 4 को 400 मान लूँ, 3 को 300 मान लूँ, क्या रेशो में कोई फर्क पड़ा? 2 जीरो कट रही है, नहीं कट रही है? वही रेशो आ रहा है। तो जितनी जीरो मैं 4 में बढ़ा रहा हूँ उतनी जीरो मैं 3 में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ऐसा क्यों किया? कोई कैलकुलेशन को अच्छी करने के लिए, स्पीड में करने के लिए। तो अगर आपकी इनकम पहले 400 रुपये है और खर्चा आपका 300 रुपये, तो आपकी बचत कितनी होगी? 100 रुपये होगी, नहीं होगी? आय में से खर्चा घटा दिया तो आपकी हो गई ये बचत। ये आपकी पुरानी बचत है, ये आपकी पुरानी बचत है, पुरानी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आय में कितने % की वृद्धि हुई है बेटा? आय में कितने % की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हो गई। तो आय कितनी बढ़ गई? प्लस 80 रुपये आय बढ़ गई। 80 रुपये आय आपकी इंक्रीज हो गई। टोटल कितनी हो गई? 480 रुपये हो गई टोटल आय। टोटल आय कितनी होगी आपको? 480 हो गई। लेकिन ये लिखना नहीं है आपको, आपको बस ये देखना है आपकी आय कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है। तो आपकी आय 80 रुपीज बढ़ गई। आपकी जो आय है वो कितने रुपए बढ़ गई बेटा? 80 रुपीज आपकी आय जो है इंक्रीज हो गई। अब आगे देखो, खर्चा कितना बढ़ा? 10%। खर्चा केवल 10% बढ़ा और आपका खर्चा केवल 30 रुपये बढ़ा। अब एक प्रैक्टिकल चीज सीखो, एक प्रैक्टिकल चीज सीखो। यदि आपकी सैलरी 80 रुपये बढ़ जाए, अगर आपकी सैलरी 80 रुपये इंक्रीज हो जाए और खर्चा तो केवल आपका 30 रुपये बढ़ा, तो आपकी अल्टीमेटली बचत ही तो बड़ी। बचत 80 रुपये इनकम में से 30 रुपये खर्चा घटा दो जो बढ़ा, तो आपकी बचत कितने रुपये बढ़ी? 50 रुपये। आपकी बचत कितने रुपये बढ़ी? 50 रुपये। समझ में आया बच्चे? क्योंकि आपकी इनकम 80 रुपये बढ़ी लेकिन आपका खर्चा तो केवल 30 रुपये बढ़ा, तो आपकी बचत कितने रुपये बढ़ी बेटा? 80 रुपये, 50 रुपये बढ़ी, 50 रुपये। तो ये पूछ रहा है कि कितने % बचत में वृद्धि हो गई। तो बचत आपकी कितने रुपये बढ़ी? 50 रुपये। पुरानी बचत कितनी थी? 100 रुपये, है ना? तो कितने % की वृद्धि होगी बेटा? वृद्धि कितने % होगी? वृद्धि 50 रुपये बढ़ी, कितने में से? 100 रुपये में से, मल्टीप्लाई 100। तो वृद्धि कितने की हो गई बेटा? 50% की बचत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया? 100 रुपये मान के मत किया करो, आगे क्वेश्चन आएंगे आप खुद समझ जाओगे। ठीक है बेटा, आप ऐसे क्या करो। ठीक है बच्चे, तो आपकी देखो पहले आपकी बचत 100 रुपये थी और आपकी बचत कितने रुपए बढ़ गई बेटा? 100 रुपये से बचत बढ़ कितनी गई? 50 रुपये। बचत क्या हो गई? वृद्धि होगी 50 रुपये की। तो 50 रुपये की वृद्धि जो परसेंट में पूछ रहा है, तो 50 रुपये की वृद्धि कितने से? 100 रुपये से। तो 50/100 और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 50%। समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। इसको मैं अपना हटा देता हूं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ मैन इज 5:4। अब देखो, एक आदमी के व्यय और बचत के मध्य का अनुपात 5:4 है। मतलब
आपका व्यय और बचत, इसका अनुपात दे दिया आपका 5:4। अब मुझे बताइए, अगर व्यय को आप 500 रुपये मान लो और बचत को 400 मान लो, कोई फर्क पड़ेगा आपका रेशो में? रेशो तो वही रहेगा ना। तो आपका अगर खर्चा 500 रुपये और बचत आपकी 400 रुपये, तो आपकी आय कितनी होगी? 900 रुपये होगी, नहीं होगी? आय क्या होती है? खर्चा प्लस बचत, यही तो आय होती है आपकी। ठीक है, अब देखो यहां लिखो आय, यहां लिखो व्यय, माइनस करेंगे, ये आएगा आपका बचत। तो आपकी आय आपकी 900 रुपये, व्यय आपका 500 रुपये, बचत आपकी 400 रुपये। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ना। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे बेटा, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। बोला जा रहा है इनकम कितने परसेंट बढ़ी? 20% बढ़ी। तो इनकम आपकी पहले 900 थी, तो 20% इनकम अगर बढ़ेगी, है ना, 20% इनकम बढ़ेगी। इनकम अगर 20% बढ़ेगी बेटा, तो आपका 180 रुपये इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। सेविंग इज डिक्रीज्ड बाय 10%। सेविंग 40% डिक्रीज हुई। सेविंग 40% डिक्रीज हुई। डिक्रीज 10% का मतलब 40 रुपये डिक्रीज हुई। अब मुझे एक चीज समझाओ, मुझे एक चीज समझाओ, मुझे एक चीज समझाओ बेटा। आपकी आय 180 रुपये बढ़ी और आपकी सेविंग, देखो आय अगर आपकी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सेविंग बढ़नी चाहिए, और लेकिन सेविंग आपकी उल्टी 40 रुपये कम हो गई। इसका मतलब आपने बचत बढ़ा, अपना खर्चा जो है बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया? 180 रुपये आय बढ़ी, वो भी कोई फर्क नहीं पाया, बचत ऊपर से और 40 रुपये कम हो गई। तो आपका जो व्यय है वो कितने परसेंट बढ़ा बेटा? 180 प्लस 40 कितने परसेंट बढ़ा? 220 रुपये आपका व्यय बढ़ गया। 220 रुपये आपका व्यय जो है इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया बच्चे कैसे? देखो 180 रुपये आय बढ़ी, 220 रुपये व्यय बढ़ा, तभी 40 रुपये बचत कम होगी, नहीं होगी बच्चे बताओ? तो आपका व्यय जो है 220 रुपये आपका क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे पता किया? दोबारा सीख लो। आपकी आय बढ़ी 180, समझना, अगर आपकी आय बढ़ी है तो बचत बढ़नी चाहिए, लेकिन बचत उल्टी 40 रुपये कम हो गई। तो जो 180 रुपये वो खर्चे में जा रहे हैं, जो इनकम बढ़ी, और 40 रुपये बचत जो कम हुई वो भी खर्चे में जा रहे हैं। तो टोटल खर्चा कितना बढ़ रहा है? 220। तो पहले आपका खर्चा आपका 500 रुपये था और आपका खर्चा कितना बढ़ गया? 220। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। व्यय में परसेंटेज परिवर्तन का गणना कीजिए। तो व्यय कितने परसेंट बेटा आपका बढ़ गया? व्यय 220 रुपये बढ़ गया, कितने में से? 500 में से, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? 44%। 44%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बच्चों। कितने सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को फुलफिल करा रहा हूँ, आप देख लो बच्चे, इसको नोट कर लो। मैंने अपने आप को उठा दिया जिससे कि आपको प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनकम ऑफ अ मैन इज 8500। एक आदमी की एक्चुअल इनकम दे दी 8500 और खर्चा कितना दे दिया उसका? 5100। देखो ये एक्चुअल दे दी, वैल्यू दे दी कि एक आदमी की आय 8500 रुपये है और खर्चा उसका 5100 रुपये है। यदि उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, यदि उसकी आय में 15% का वृद्धि हो जाए और खर्चे में 10% का वृद्धि हो जाए, तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत के चेंज आया? तो जब भी बेटा वैल्यू दे दो तो क्या करेंगे मैं बताता हूँ। जब भी वैल्यू दे दो ना आय और खर्चे की, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीका, रेशो वाला। आय और व्यय लिखो पहले, कितना कितना दे रखा है पहले ये लिखो। 8500 तो आय दे रखा है और व्यय दे रखा है आपको 5100। सबसे पहले इसका ही रेशो बना लो, इसको छोटा कर लो, कट गया। 17 पंजे 85, 17 किया 51। तो रेशो कितना बनना बेटा आय और व्यय का? 5 और 3। तो 5 और 3 आपका ओरिजिनल रेशो है ना, ओरिजिनल रेशो ही तो है। बताइए, तो आय को मैं 500 मान लूँ और व्यय को मैं 300 मान लूँ, कोई फर्क पड़ेगा रेशो में बेटा? नहीं पड़ेगा ना। तो जो 8500 की वैल्यू थी वो 500 पे डील करेंगे हम, जो 5100 की वैल्यू थी वो 300 पे डील करेंगे हम। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, पहले जैसा ही हो गया। तो यहाँ पे आप क्या सीखे? जब भी वैल्यू दी जाए तो उसका रेशो बना के फिर आप क्वेश्चन को पहले जैसे की फॉर्म में ला सकते हो। तो इनकम पहले 500 थी, खर्चा 300 था, व्यय, तो बचत कितनी बेटा? बचत आपकी 200।
अब क्वेश्चन को आगे पढ़ें। अब क्वेश्चन को आगे बढ़े। इनकम बढ़ी 15%। बच्चों आपकी इनकम बढ़ी 15%। 500 रुपये का 15% कितना, तो इनकम आपकी बढ़ी 75 रुपये। 75 रुपये। खर्चा बढ़ा आपका 10%। खर्चा बढ़ा आपका 10%, तो खर्चा बढ़ा आपका केवल 30 रुपये। अब दिमाग लगाओ, आपकी इनकम 75 रुपये बढ़ी, लेकिन खर्चा आप खेल गए, खर्चा केवल 30 रुपये आपने बढ़ाया, तो आपकी अल्टीमेटली बचत बढ़ेगी। तो आपकी बचत कितनी बढ़ी बेटा, बताओ आपकी बचत कितनी बढ़ी बेटा, बचत 45 रुपये। आपकी बचत कितनी बढ़ी, 45 रुपये आपकी बचत बढ़ गई। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वृद्धि 45/200 मल्टीप्लाई 100, 22.5%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चे, 22.5% ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको करेंगे स्पीड से। ठीक है बेटा, अब देखो ये आपने 50 बार क्वेश्चन को किए होंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा खेल नहीं है, आप भी जानते हो कैसे करना है, लेकिन क्या तरीका होना चाहिए बेस्ट वो मैं आपको बता देता हूँ। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को रेशो से आप किया करो, ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच है रेशो। तो आप अच्छी तरह जानते हो बच्चे, अब अच्छी तरह जानते हो कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में L × B बराबर एरिया, है ना। तो देखो यहाँ लिखो आप, यहाँ लिखो आप पुराना, यहाँ लिखो आप नया। पहले लंबाई देखो, लंबाई कितने परसेंट बढ़ी बेटा, लंबाई आपकी 20% बढ़ गई। लंबाई आपकी 20% बढ़ गई, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ अगर पहले लंबाई 5 थी तो 1 बढ़ गई, तो हो कितनी गई, 6। अगर पहले लंबाई आपकी 5 थी तो हो कितनी गई बेटा, 6। हो कितनी गई बेटा, 6, है ना। और चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ी, 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3/10, 3/10। तो अगर पहले चौड़ाई 10 थी, अगर पहले चौड़ाई 10 थी तो अब कितनी हो गई बेटा, 13 हो गई। अब गुणा कर लीजिए बस इसका। तो पहले क्षेत्रफल आपका 50 था, आज क्षेत्रफल आपका 13×78 है ना। अब आप चेक कर लो, अब आप चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों कि पहले आपका क्षेत्रफल 50 था, अब 78 है, तो आपका क्षेत्रफल कितना बढ़ा, आपका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 28 बढ़ गया, 28। तो कितने परसेंट का चेंज आया, कितने परसेंट का चेंज आया, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, एरो ऊपर, 28 बढ़ गया 50 से, मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंट, 56%। कितना परसेंट बेटा, 56%। कितना परसेंट बच्चों, 56%। समझ में आया आपको। देखो आपको जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई गुणा चौड़ाई, बिल्कुल रेशो से मैंने किया। 20% का मतलब होता है आपका 1/5। 20% का मतलब कितना होता है बेटा, 1/5। 1/5 का मतलब अगर पहले लंबाई 5 थी तो अब हो गई आपकी 6, है ना। चौड़ाई 30% बढ़ी तो हो गई 10, फिर हो गई 13। उसके बाद ये 50, ये 78, तो 50 से 78 हो गई, मतलब 28 बढ़ गई कितने से, 50 से। 56% का एरिया में क्या आया, चेंज आया। लेकिन बहुत से बच्चे आप सोच रहे होंगे सर फॉर्मूले से भी बता दीजिए। देखो बच्चे इसमें फॉर्मूला भी लग जाता है, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, आपकी किताबों में दिया हुआ, बचपन से आप पढ़ भी रहे होंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक फॉर्मूला आपका लगता है, ठीक है।
फॉर्मूला क्या है बच्चे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, है ना। ये फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब आपकी परसेंटेज की वैल्यू सिंपल दी हो। तो 20% 30% सिंपल वैल्यू है, तो जो पहले आ रहा है उसको x मानेंगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है, +20 है, बढ़ रही है ना, और y की वैल्यू कितनी है, +30, दोनों बढ़ रही हैं। अगर डिक्रीज होती तो माइनस में आता, तो x की वैल्यू +20, तो +20 +30 और दोनों गुणा करेंगे, +20 +30 गुणा करेंगे +600 आएगा अपॉन 100, ठीक है। तो कितना परसेंट आएगा, डायरेक्टली 56%। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन आपको रेशियो सबसे पहले पता होना चाहिए। क्यों, आप खुद सोचो, अगर 20% की जगह मैं आपको दे दूँ 16/2/3% और 30% की जगह मैं आपको दे दूँ 11/1/9%, तो फॉर्मूले लगाने में आपको तकलीफ होगी, कर नहीं पाओगे स्पीड से, लेकिन रेशियो से आप स्पीड में कर पाओगे। तो रेशियो टेक्निक आपको आना चाहिए। ये रेशियो टेक्निक से हो गया, ये आपके फॉर्मूले से हो गया, दोनों चीजें आनी चाहिए। जब भी परसेंटेज इजी दिखे तो फॉर्मूला लगा दो, और जब परसेंटेज जब टेढ़े मेढ़े दिखे, फ्रैक्शन वैल्यू में दिखे परसेंटेज, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिखे, उल्टे सीधे गंदे परसेंटेज दिखे, तो रेशियो लगा दो आप। समझ में आ रही है बात बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया कैसे करना है, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो बेटा, अब देखो यहाँ परसेंटेज आके 37.5%, तो आप उससे करो जैसे मैं आपको बताया। देखो क्या बोल रहा, आयत की लंबाई इतने % बढ़ गई, मैं आपको सही बता दूंगा, और चौड़ाई इतने % कम हो गई, तो क्षेत्रफल परिवर्तन बताइए। तो आप ये देखो बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है आपका एरिया, है ना। यहाँ लिखो पुराना का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल। पुरानी चीज को, प्रारंभिक चीज को अंग्रेजी में इनिशियल बोलते हैं। मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ इनिशियल, और ये आपका लिख देता हूँ न्यू। तो ये बताइए लंबाई कितने % बढ़ गई, +37%। 37% का मतलब कितना होता है, 3/8, पता होना चाहिए, चार्ट में लिखवाया हूँ। तो अगर पहले लंबाई 8 थी तो अब हो गई 11, 3 बढ़ गई ना, 3 बढ़ गई 3। ऐसी चौड़ाई देखो, चौड़ाई कितने % कम हो गई, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, माइनस, ऊपर माइनस आ जाएगा। तो पहला है, अगर चौड़ाई 5 थी तो अब कितनी हो गई बेटा, 4, ठीक है, 4। आप क्रॉस भी काट सकते हो, आप क्रॉस, ये वाली वैल्यू इससे कटेगी, ये वाली वैल्यू इससे कटेगी, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे स्पीड से कर सकते हो। तो ये 10 और ये कितना हो गया आपका 11। तो पहले एरिया आपका 10 था, अब 11 हो गया एरिया। तो एरिया कितना बढ़ा आपका 1, तो कितने % का चेंज आया, 1/10 × 100। तो एरिया कितना % बढ़ गया, 10% एरिया आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब फॉर्मूला लगा सकते थे इसमें, तो पहले x की वैल्यू 37.5% होगी, बढ़ी है 37%, और y की वैल्यू होगी -20%, क्योंकि चौड़ाई कम हुई है। तो फॉर्मूले से अगर इसको करते, अगर बच्चे इसको फॉर्मूले से आप करते, देखो मैं इसको अपना हटा के हाइड करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते, फॉर्मूले से, तो कैसे करते बच्चे देख लीजिए, +x 37.5 जोड़ते, -20%। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो माइनस लिखोगे, यहाँ पर माइनस लिखोगे तो 37.5 × 20 अपॉन 100। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 20 से 100, ये 5 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा देख लो आप, 7 पंजे 35, 7.5। अब देखो 37.5 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 17.5 प्लस का और -7.5, तो आंसर कितना होगा 10%। आंसर कितना होगा 10%। 10% प्लस का आ रहा तो एरिया इंक्रीज हुआ है आंसर। तो यहाँ पे भी परसेंटेज इतना टफ नहीं था, लेकिन देखो रेशो से हम तुरंत कर पाए। 8 से वैल्यू 11 हो गई और 5 से वैल्यू 4 हो गई। गुणा आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 पंजे 40 और 44। मैंने क्या करा, पहले कर दिया, ये वाली वैल्यू इससे करते, कल बताया था आपको। तो 4 से 8 काटा मैंने 2 बार, तो 5 दूनी 10, 11 एकम 11, 10 से 11 मतलब 1 का इंक्रीजमेंट हो गया 10 से, तो 10% आपका एरिया क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो गया। क्लियर है बात बच्चे? अब सेशन को मुझे बंद करना होगा क्योंकि आगे आपकी क्लास है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मैं कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे देता हूँ, तक कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, बिल्कुल वही पैटर्न है, ठीक है, वही पैटर्न है। एक ये वाला क्वेश्चन आपको करके लाना है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 33 एंड 34। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। इसको कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे इसका आंसर आप पोस्ट करेंगे,
ठीक है, इसको मैं कल डिस्कस भी कराऊंगा, है ना। बट आप इसको आंसर्स का पोस्ट करके मुझे बताएं कितने बच्चे ने इसका आंसर किया है बच्चे, ठीक है। तो बच्चों आपको पता ही है लास्ट में आपका ये मंथ एंड सुपर सेल है, तो आपको बस आप ये देख लीजिए, ये याद रखिए कोड, ये कोड लगाइए कुछ भी आपको अड्डा 247 से परचेस करना हो, चाहे मापेक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक्स, कुछ भी आपको परचेस करना है इस कोड पे, क्योंकि मेरा कोड फैकल्टी कोड है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, डेफिनेटली आप चेक कर लीजिए। और कुछ भी चीज़ परचेज करनी है कौन सी किस पे जाएंगे आप, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट adda247.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट कर आपके कमेंट बहुत ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं सारे कमेंट्स को आपको देखता हूँ, ठीक है बच्चे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। जहाँ भी आप जुड़े हो बच्चों, आप टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े होंगे, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके ग्रुप में 200 मेंबर्स होंगे, टेलीग्राम में 1000 मेंबर्स होंगे, 2000 मेंबर होंगे, 5000 मेंबर्स होंगे, तो बताइए बच्चों कि परसेंटेज की एसएससी सीएचएसएल की बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास स्टार्ट हुई है, पार्ट 4 है, एक एक कंसेप्ट को मैं डिस्कस करा रहा हूँ। तो आप बच्चों को अवेयर करिए कि आप एसएससी अड्डा पर तरुण सर आए हैं पढ़ाने और इतना अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप शेयर करिए बच्चों, है ना। और अब जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपके अपने चैनल एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइमिंग पर, इसी जोश के साथ, इसी तरंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए बच्चों, है ना, आप समझदार हो, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।